अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है जिसके अंदर जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूँगा। इसमें मेरी कोशिश होगी कि हर चैप्टर की 3 से 4 वीडियोस हों जिसमें वो चैप्टर कवर हो और आप घर बैठ के वो बुक के ज़रिए वो रीडिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ मैं हर टॉपिक को ईज़िली समझाऊँगा भी सही आपको। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो बेसिक कंसेप्ट में जो पहला पोर्शन आता है वो आता है एटम का। तो एटम जो है ये एक सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट कर रहा होता है। अब ये एटम जो होता है, इस एटम की दो कंडीशन होती हैं। ये दो तरह की हालत में रह सकता है, या ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है या ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड करने का मुराद है अकेला नहीं रह सकता। तो अगर जब हम देखते हैं नोबल गैसेस को, जैसे हीलियम, नियॉन है, ऑर्गन है वगैरह, जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। और कुछ एटम है जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक ऐसे एटम है जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। फिर हर एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। अब इसके आ जाते हैं हिस्ट्री में। तो इसकी हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जितने भी पहले साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट थे, उनका एक ही पॉइंट था कि जो एटम होता है उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। इसके अंदर अर्लियर साइंटिस्ट आ जाते हैं, ग्रीक फिलासफर आ जाते हैं, डेमोक्रिटस है। तो इनकी जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे अपनी इस थ्योरी के अंदर ये कह रहे होंगे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। मतलब एक पॉइंट आता है जब हम किसी चीज़ को, किसी मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जब वो मैटर डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर उसी मैटर को उसने क्या नाम दे दिया, एटम का नाम दे दिया। इसकी असल वजह ये थी कि उस टाइम तक कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल उसके एक प्रूफ नहीं थे और दूसरा कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकें, ये दिखा सके कि एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। फिर 17 सेंचुरी के लेट आखिर में मतलब कि कुछ सब्सटेंस जो हैं वो कहा गया कि एटम के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है उसके अंदर दो पॉइंट उसके जो थे वो मेन पॉइंट थे। एक तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब है कि एक कोई भी मैटर होगा वो अपना जो मैस है वो कंजर्व रखता है। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे पहले का मैस और उसके बाद का मैस वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती। उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसके अंदर जो एटम होते हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम की एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होती है। मतलब जैसे आप अगर देख लें, वाटर को देख लें तो वाटर के अंदर H2O में हमेशा 2:1 होगी। तो इसको ये बताता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन हर एटम के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ था वो हुआ था ब्रिजिलियस की तरफ से। तो ब्रिजिलियस ने दो काम किए थे। एक तो इसने एलिमेंट के एटॉमिक मैस को डिस्कवर किया था और दूसरा पॉइंट ब्रिजिलियस ने बहुत सारे एलिमेंट को उनके क्या दिए थे, सिंबल दिए थे। देन हम आ जाते हैं एविडेंस ऑफ एटम। तो पहली चीज़ तो ये है कि एटम बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो इस वजह से इसको आम या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 500 नैनोमीटर और एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देख नहीं सकते। फिर अगर दूसरी तरफ हम आएँ तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एटम को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एटम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर फ़र्क ये है कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है वो बीम ऑफ लाइट को यूज़ करता है जिसकी वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है, तो इस वजह से हम उसको वहाँ से एटम को नहीं देख सकते। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की निस्बत क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से हम इजीली इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वजह से कम होने की वजह से हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो अब फिर आ जाते हैं एक्सरे वर्क के ऊपर। तो एक्सरे वर्क के ज़रिए ये बताया गया कि एक एटम का जो डायमीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻⁻⁻
या फिर अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो ये 0.2 नैनोमीटर के बराबर होता है। एक एटम का जो मैस होता है वो 10⁻⁻27 से -25 kg तक हो सकता है। ये kg के अंदर है। ग्राम के अंदर अगर आप करना चाहें तो फिर आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि एटम का मैस के 2 यूनिट हैं, एक तो kg हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, लेकिन एक हम मैस को लेते हैं AMU के अंदर, जो एटॉमिक मैस यूनिट है, जो आके इसी चैप्टर में आगे जाकर हम रिलेटिव एटॉमिक मैस के अंदर पढ़ेंगे। तो 1 AMU एटॉमिक मैस यूनिट जो होता है वो 1.66 10⁻⁻27 kg, या अगर ग्राम में देखा जाए तो -24 ग्राम के बराबर होता है। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मॉलिक्यूल और एटम में पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़र्क क्या होता है। अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये बहुत सारे एटम या 2 एटम कम से कम मिलकर वो क्या बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। और ये मैटर का ऐसा मतलब पार्ट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, मतलब ये 2, 3 या इस तरह के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन फिर इनको डिवाइड किया गया है कि हाउ मच एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। एटॉमिसिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो मतलब कि उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। अब लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास है मॉलिक्यूल है, जैसे ये H2 के अंदर आप देखें 2 एटम है, तो इस H2 की एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। O2 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी, क्योंकि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इस तरह NH3 है, इसकी एटॉमिसिटी कितना होगी, 4 होगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन है। फिर इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। मोनो मीन 1, एटॉमिक मीन एटम। ये सिर्फ और सिर्फ किन के अंदर होते हैं, नोबल गैस के अंदर होते हैं, जैसे ये हीलियम है। क्योंकि हीलियम, आर्गन या जितनी भी नोबल गैसेज हैं, इनका ऑक्टेट रूल पूरा होता है, तो इस वजह से ये किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाकर नहीं रह सकते और ये अकेली फॉर्म में रहते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। और कुछ होते हैं जिनके अंदर 2 होते हैं, उनको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। जिनके अंदर 3 एटम होंगे उनको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये फिर किस में आ जाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इनकी टाइप को देखते हुए इनको 2 और मजीद कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक तो होते हैं होमो एटॉमिक और दूसरी कौन सी होती है, हेट्रो एटॉमिक होती है। होमो एटॉमिक जो होती है, ये होमो मीन होता है सेम और हेट्रो मीन का होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐसे एटम प्रेजेंट होंगे जिनमें एक ही जैसे एटम होंगे। जैसे अगर आप क्लोरीन को देखें तो इसमें 2 एटम है और दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं, सेम एटम है। ओजोन को देखें तो इसमें 3 एटम है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन के हैं। तो इस वजह से ये P4 फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अब इन सब के अंदर आप देखेंगे तो 2 एटम या 3 एटम, जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एक ही एलिमेंट के होंगे। इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, होमो एटॉमिक का नाम दिया जाता है। फिर आ जाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ एटम तो होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे HCl को देखें तो HCl के अंदर क्या है कि HCl के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा क्लोरीन का है। इसी तरह NH3 को देखें तो एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन, मतलब एटम तो हैं लेकिन वो दोनों तीनों जितने भी हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। फिर 2 कैटेगरी इनकी और हैं। वो 2 कैटेगरी कौन सी हैं, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और मैक्रो का क्या मतलब होता है, बड़ा, बिगर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि साइज में बड़ा होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि साइज में छोटा होगा वो माइक्रो कहलाएगा। ये 2 तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल माइक्रो है या मैक्रो है। नंबर 1, नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब देखें जितने नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे वो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा और वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनता जाएगा। अगर उसके अंदर एटम की तादाद कम है तो इसका मतलब वो माइक्रो होगा, मतलब उसके अंदर एटम की तादाद क्या होगी, कम होगी। ओके। और दूसरी चीज़ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के में ये आ जाता है कि ये 2 एटम अगर हैं, उन दोनों एटम के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब उसके अंदर जितना डिस्टेंस होगा तो उसका इफेक्ट उसके साइज पर भी पड़ता है, वो फिर इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ओके।
तो ये कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, ये सारे सारे माइक्रोमॉलिक्यूल में आ जाते हैं। और अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल को देखें तो उसकी एग्जांपल में आ जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि तकरीबन हीमोग्लोबिन जो है ये ऑलमोस्ट 10,000 एटम से मिलकर बन रहा होता है, और ये हाइड्रोजन एटम से 68 टाइम क्या होता है, 68,000 टाइम बिगर होता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास है जी आयन के बारे में। अब आयन देखें, आयन जो है ये ऐसी स्पीशीज है, अभी हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल, अब तीसरा जो है वो आयन्स है। आयन ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर चार्ज होता है, और ये चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेस के ऊपर एटम को आयन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास पॉजिटिव आयन और एक है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है वो केट आयन कहलाता है, मतलब एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव आयन या फिर केट आयन कहलाएगा। अब केट आयन जो है वो कैसे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ केट आयन्स आर फॉर्म। तो सिंपल है कि केट आयन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, केट आयन या पॉजिटिव आयन बन जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये केट आयन बन गया। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना वो केटाइनिक बनता जाएगा, मतलब उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव 1 चार्ज, इसी तरह पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव 1 चार्ज, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव 2 चार्ज, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो पॉजिटिव 3 चार्ज, एंड सो ऑन। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा एक और चीज जो इसके अंदर पढ़ने वाली है वो ये है कि जो केटाइन की फॉर्मेशन है ना वो हमेशा हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में से निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई केटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर होती है, इस वजह से जो केटाइन की फॉर्मेशन होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन जो है इसको एनाइन का नाम भी दिया जाता है। और इसके अंदर हम देखते हैं जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया जाता है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। अब केटाइन को अगर आप देखेंगे तो उसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता था, इसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा होता है वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज करता है। और एनर्जी जब रिलीज होती है तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो यूनी नेगेटिव आयन है, यूनी नेगेटिव मतलब जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो वो यूनी नेगेटिव बन जाता है, वो तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन उसके बाद अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब के डाई नेगेटिव बनता है, ट्राई नेगेटिव बनता है, तो वो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बजाय एंडोथर्मिक हो जाता है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि आप सिंपल सी इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब वो एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर वो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे जैसे एक कमरे के अंदर आप समझ लें कि एक 100 बंदे की गुंजाइश है, उसमें 99 बंदा पहले से मौजूद है। अब एक बंदा आ गया, 100 बंदे पूरे हो गए, लेकिन आप चाहते हैं कि एक और बंदा भी उसमें आ जाए, तो फिर उस बंदे को जगह बनाने के लिए पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा ताकि वो उसके अंदर जा सके। सिंपली ऐसे होता है कि पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उनकी रिपल्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी उल्टा देनी पड़ती है। इस वजह से वो फिर क्या हो जाता है, जो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है या थर्ड है जो भी है फर्स्ट के बाद, वो एनर्जी क्योंकि गेन करके अंदर जाता है, तो इस वजह से फिर वो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक बन जाता है। तो ये इसका आंसर था सिंपल कि यूनी नेगेटिव आयन जो है वो एक्सोथर्मिक है, जबकि डाई नेगेटिव ट्राई नेगेटिव वो क्या हो जाता है, एंडो हो जाता है। तो सिंपली क्योंकि रिपल्शन को कम करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको।
उसके बाद जी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन जो है, ये आयन और मॉलिक्यूलर आयन में सिंपल सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि आयन जो है वो सिंपल एटम से बनता है और मॉलिक्यूलर आयन जो है वो किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। अब ये भी दो तरह का हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखें जो कैटायनिक मॉलिक्यूल है वो एनायनिक के मुकाबले में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ। देखें, जो एक मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ होती है। हम उसमें उसको एनर्जी देकर, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकाल तो सकते हैं, लेकिन जो पहले से एक स्टेबल स्पीशीज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंटर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तभी जो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू किसके, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड, कैसे मतलब कि ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सिंपल सा इसका ये है कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्राइक कराए जाते हैं किसके ऊपर, एटम के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है उनके ऊपर चार्ज बन जाता है और अमूमन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ये देखिए CH4 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन के मतलब मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इनको एनर्जी देकर हमने इनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल कर दिया है। तो ये सारे के सारे आप क्या बन चुके हैं, मॉलिक्यूलर आयन और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन चुके हैं। देन जी हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का जो मास होता है या एलिमेंट का मास होता है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। अब कार्बन 12 जो है यहाँ पे हम क्या रख रहे होते हैं, एक स्टैंडर्ड रख रहे होते हैं। जिस तरह आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, आप आपने चीनी खरीदनी है, तो वो जो शॉपकीपर होता है एक तरफ वो उसका वेट रखता है चीनी का 1 किलो का और दूसरी तरफ वो आपको तोल के देता है। सिंपल ऐसे होता है कि जब हम एक एटम का मास या एक एलिमेंट का मास मालूम करते हैं तो उसको फिर कंपेयर किया जाता है किसी स्टैंडर्ड के साथ, और वो स्टैंडर्ड क्या होता है, कार्बन 12 होता है। ठीक है जी। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो AMU है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और AMU पीछे भी मैंने आपको बताया वो 1.66 10⁻⁻27 kg या फिर 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। चलें जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोटोप्स। एसोटोप्स क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक याद रखें, एक जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं। अब हर एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सेम, और जबकि उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यही एटम जो हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, एसोटोप कहलाते हैं। तो एसोटोप क्या होता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एटम जिनका क्या चीज़ सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो उस वजह से हम क्या नाम देते हैं, उन्हीं एटम को जो कि एक एलिमेंट के अंदर मौजूद होते हैं उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, एसोटोप्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो मतलब के प्रोसेस है एसोटोप्स का, इसकी कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, अब देखें इसके अंदर जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो इन्हीं पे आपने गौर करना है। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है। ठीक है। अब देखें एसोटोप का सेम एटॉमिक, अब पहली बात तो ये है कि एटॉमिक नंबर है क्या, आपको ये समझना होगा। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इक्वल होता है अगर एटम न्यूट्रल हो तो। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जितने भी एटम होंगे एक एलिमेंट के अंदर, उनमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब एसोटोप जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि उनका मास डिफरेंट है। अब जब मास डिफरेंट है तो उस वजह से मास फिजिकल प्रॉपर्टी है, तभी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने का मतलब है कि उनका मास भी डिफरेंट होगा। इसी तरह से आप देखें जो एसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब क्वेश्चन ये है कि केमिकल क्यों सेम होती है,
क्योंकि याद रखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिपेंड करती है। और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एटम के अंदर सेम होते हैं, एक एलिमेंट के हर एटम के अंदर, तभी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। देन उसके बाद देखें कि आइसोटोप्स जो हैं उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन पे रखा गया है। तो आप देखें अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन, अब पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ कार्बन 12 नजर आएगा, बाकी नजर नहीं आते। अब इसकी वजह यह होती है जो आइसोटोप कार्बन का ज्यादा तादाद में होगा नेचर के अंदर, उसी को उसी पोजीशन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। अब इसमें जो कार्बन 12 है उसकी परसेंटेज जो है नेचर के अंदर वो कार्बन 13 और 14 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तभी कार्बन 12 को पीरियोडिक टेबल में शो किया गया है, कार्बन 13 और 14 को शो नहीं किया गया। इसी तरह देखें कार्बन 12 है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन 13 है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है जबकि 7 न्यूट्रॉन है। कार्बन 14 है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है जबकि 8 न्यूट्रॉन है। अब इनमें न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने की वजह से इनमें हर आइसोटोप्स का, हर एटम का जो मैस है वो डिफरेंट हो गया है, जबकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है वो क्या होगा, सेम होगा, 6, 6 और 6 होता है। इसी तरह से आप आगे देखें तो हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अब प्रोटियम के अंदर इन तीनों के अंदर देखें, इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मैस एक का 1 है, एक का 2 है, एक का क्या है 3 है। अब ये डिफरेंस क्यों आया, ड्यू टू द डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह बहुत से और भी हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन को देखें तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप है, प्लाडियम में उसके 6 आइसोटोप हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आप देखें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का क्या मतलब है। अब जब यह बात आ जाती है रिलेटिव की, तो रिलेटिव में हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, इसलिए रिलेटिव का लफ्ज़ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि हर एटम के अंदर कुछ आइसोटोप्स, हर एलिमेंट के अंदर कुछ आइसोटोप्स होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि एक आइसोटोप दूसरे के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, उसकी क्या परसेंटेज है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोटियम है, प्रोटियम का जो 1 वाला आइसोटोप है और जो 2 वाला आइसोटोप है, इनकी जो परसेंटेज है वो कितना है, 1 वाले की कितना है 99.985%, जबकि 2 वाले की कितना है 0.015% है। मतलब नेचर के अंदर ये हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है ये ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में भी आपको प्रोटियम वाला आइसोटोप ही दिखाया गया है, 1 वाला दिखाया गया है, जबकि 1, 2 और 1, 3 वाला आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में शो नहीं किया गया, क्योंकि उनकी रिलेटिव अबंडेंस, उनकी नेचर में परसेंटेज, उनकी तादाद क्या है, कम है। देन आगे आ जाते हैं हम आइसोटोप की जो अबंडेंस है, उस हवाले से आप देखें उसके अंदर एक, उसको मालूम करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है एक टेक्निक यूज़ करते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अब आगे देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर मोस्ट लाइक दैट ऑफ मोस्ट अबंडेंट। अब हमने अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखनी है तो हम ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करेंगे, उस आइसोटोप के, उस एलिमेंट के उस आइसोटोप के ऊपर करेंगे जिसकी अबंडेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी लिहाज से फिर उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को याद करना होता है कि टोटल जो है हमारे पास 280 आइसोटोप्स हैं जो कि नेचर के अंदर है। ये चीज याद रखने वाली है, नेचर के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं, 280, मतलब जो नेचर लिया करेंगे, जो कि हम, जिनको हमने नहीं बनाया होगा। और उन 280 में से जो 40 आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव मीन जो कि ऑटोमेटिकली रेडिएशन रिलीज कर रहे होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब इनके अलावा, मतलब 280 के अलावा 300 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, और ये हमने खुद बनाए हुए हैं। मतलब ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से, मतलब हम न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट के ऊपर टकराते हैं और उनसे नए एलिमेंट बनते हैं, फिशन करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ आइसोटोप्स बन रहे होते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। अब ये एक और फैक्ट ये है कि जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, ताक होगा, उनके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने स्टेबल आइसोटोप्स हो सकते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत फहमी उनके जहन में आ जाती है कि जो 8 नंबर एटॉमिक नंबर वाले हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद कितना होगी, 2 होगी। ये गलत है। वो कह रहा है कि स्टेबल आइसोटोप उसके 2 होंगे, अनस्टेबल और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है।
उसके बाद है एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इवन होंगे, मतलब जोफ्त होंगे, तो उनका जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आइसोटोप्स हो सकते हैं। मतलब ऑड वालों के जो आइसोटोप्स होते हैं कम होते हैं, इवन वालों के आइसोटोप्स जो हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ऐसे एलिमेंट जिनका मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, 24 ये वगैरह, तो ये जो है हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा बनाते हैं। मतलब इनकी तादाद जो है वो बाकी एलिमेंट के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं हम। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, मोनो मीन सेम, आइसोटोपिक मीन आइसोटोप। तो ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होगा उनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का नाम दिया जाता है। इनमें आर्सेनिक आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, तो ये सारे मोनो आइसोटोपिक हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही आइसोटोप होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो मेरे इसी चैनल के ऊपर पूरी डिटेल के साथ टॉपिक जो है वो बताया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो पे जाएं और इसकी वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर इजीली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा नहीं समझा रहा इस टॉपिक को, उस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब आ जाते हैं जी हम अपने इस टॉपिक के ऊपर। एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी, हमारे पास 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड है जो डिकम्पोज होता है एलिमेंट के अंदर। जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर से 3 एलिमेंट हमें मिलते हैं। ये परसेंटेज है कार्बन की, ये परसेंटेज है हाइड्रोजन की और ये परसेंटेज है ऑक्सीजन की। तो वो कहता है परसेंटेज कंपोजिशन क्या करो, इसकी मालूम करो। पहले हमने उसकी क्या लिख लेनी है, परसेंटेज जो ग्राम के अंदर दी गई है, और ये टोटल मैथ है और ये है। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे मालूम करते हैं, ऊपर उस एलिमेंट की जिसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हैं ऊपर क्या रखेंगे, उसका मैथ रखेंगे, और नीचे मैथ ऑफ कंपाउंड रखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास आप देखें हर एलिमेंट की अलग-अलग परसेंटेज जो है वो हमारे पास आ गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है वो एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आइन, उसके बाद एसोटोप्स, एसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस, ये बेसिक चीज़ें थी जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला से पढ़ेंगे। तो अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि इन छुट्टियों के अंदर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और आपका कोर्स जो है वो मुकम्मल क्या हो जाए, रिवाइज़ हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।